हम सबसे पहले समझेंगे, देखेंगे लेखक के बारे में। लेखक हैं स्वयं प्रकाश। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश, स्वयं ही प्रकाशित हो लेते हैं। इन्हें प्रकाशित करने के लिए किसी सूर्य या किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नाम है कुछ लेखक का। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन तो नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। बचपन और नौकरी का बहुत सा हिस्सा जो है इनके जीवन का राजस्थान में ही बीता। मध्य प्रदेश में जब इनका जन्म हुआ था। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वो भोपाल में रहते हैं, अभी जीवित हैं। स्वयं प्रकाश जी कहाँ रहते हैं? भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। वसुधा नामक पत्रिका का वो संपादन कर रहे हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश, 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। बड़ी प्रसिद्धि है इन समकालीन कहानी में इनकी। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उसमें से सूरज कब निकलेगा, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, आदमी जात का आदमी और संधान, ये इनकी उल्लेखनीय कहानी संग्रह है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित है। उनके बीच में विनय, ये इनकी रचना का नाम है बीच में विनय और ईंधन उपन्यास है इनके। इन्हें पहल सम्मान, मनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चेहरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। प्रतिकार तात्पर्य यहाँ विरोध से है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। आइए हम स्वयं प्रकाश जी की रचना नेताजी का चश्मा के बारे में पढ़ें, जो इस पाठ में हमें पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग जो देश सेवा में फौज में भर्ती हो गए, किसी भी डिफेंस में भर्ती हो गए, तभी वो मानते हैं कि नहीं हम फौजी हैं, देश के रक्षक हैं। ऐसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चश्मे का शीर्षक लेकर, नेताजी का चश्मा शीर्षक लेकर के स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है कि जरूरी नहीं है कि वह बॉर्डर पर ही सेवा करे, वह अपने गांव में भी सेवा कर सकता है, अपनी गली मोहल्ले सड़क पर कहीं भी देश की सेवा कर सकता है। इस पाठ में यही हमें जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं है। क्लास 11th में एक पाठ है भारत माता, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। हिंदी में आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। देशभक्ति की परिभाषा यहाँ आपको बताई गई कि इन सभी वस्तुओं से, नदियों, पहाड़ों, सभी से, पशु पक्षियों से प्रेम करना ही देशभक्ति है। और प्रेम करने का तात्पर्य वहाँ प्रयास भी है, कार्य भी है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों की योगदान को रेखांकित करती है। ये कैप्टन चश्मा वाला कोई एक व्यक्ति मात्र नहीं है, यह ऐसे लाखों करोड़ों व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला यह व्यक्ति है जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। सभी लोग अलग अलग ढंग से इस देश के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। कोई बॉर्डर पर सेवा कर रहा है, कोई सड़क पर भी सेवा कर रहा है। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो आइए हम चलते हैं अब मूल कहानी की तरफ। ये कहानी इस प्रकार है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में
उस कस्बे से गुजरना पड़ता। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो का मतलब एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, किसी ने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी, मूर्ति लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसमें भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। कहानी प्रतिमा के बारे में है और उस प्रतिमा के छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री के में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, अर्थात बहुत ही अच्छे ढंग से मूर्ति नहीं बनाई गई होगी। और अंत में कस्बे की इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया। कोई भी हो सकता है मोतीलाल, किसी ऐसे भी व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, जो बहुत ज़्यादा वह निपुण नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति को कार्य सौंप दिया गया जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला दे रहे थे। मतलब मूर्ति बना के पटक देंगे, अर्थात मूर्ति बना करके दे देंगे, सौंप देंगे। यहाँ पर पटक देना एक व्यंग्य है, शब्द व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट कहते हैं, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन मतलब युवा लग रहे थे। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। नेताजी चश्मा पहना करते थे, तो नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यही एक चीज जो है खटकती थी, अच्छी नहीं लगती थी। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। किसका था? एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतूहल भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक का तात्पर्य आश्चर्य से भरी हुई मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी मूर्ति है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़ आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। हालदार साहब के माध्यम से इस कहानी को सजीवता प्रदान किया गया है और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप का, कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की ही चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। कौतुक का तात्पर्य आश्चर्य। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा।
दूसरी बार दूसरा, तीसरी बार फिर नया चश्मा। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। ये आदत पड़ गई हालदार साहब की। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमन, दमन मतलब उसको दबाया जा सके, दुर्दमनीय हो चुका मतलब अपने कौतूहल को, अपने आश्चर्य को रोक नहीं पा रहे थे। दुर्दमनीय मतलब अब उसे दबाया नहीं जा सकता हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। भाई पान वाला है, पान स्वयं न खाए तो ग्राहकों को कैसे बताएगा कि कैसा पान अच्छा होता है। ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। पान वाला कैसा था? काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। सबको प्रसन्न करते हैं भाई। ये जो व्यापारी गण होते हैं उनका एक स्वभाव भी तो होना चाहिए, ऐसा खुश मिजाज होना चाहिए जिससे लोग, ग्राहक उनके पास पहुँचे। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा, मतलब उनको देख करके हंसा। उसकी तोंद थिरकी, तोंद हिला, थिरकी तात्पर्य हिला। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, क्योंकि पान खाता था तो उसकी बत्तीसी कैसी हो जाएगी? बत्तीसी के तात्पर्य उसके दांत, दांत की संख्या 32 के कारण जो है उसकी बत्तीसी कहा गया है। तो बत्तीसी कैसी हो गई थी? लाल काली। लाल काली क्यों? पान के कारण। दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। ये चश्मा कौन बदलता है? कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। कैप्टन चश्मा वाला क्या है? ये कौन सा नया पात्र है, कौन सा नया किरदार है? ये हालदार साहब नहीं समझ पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मा वाला जो है वो चश्मा बदल देता है, चेंज कर देता है। अंग्रेजी के शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? कैप्टन किधर से लाएगा, किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। चौड़े चौखट, चौखट दरवाजे से है, उधर बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, दुख पहुंचाती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, मतलब सेट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। आई बात समझ में? तो वो ग्राहक देख लेता है कि नहीं, मुझे ऐसी ही फ्रेम वाला चश्मा चाहिए या ऐसे ही फ्रेम चाहिए, तो वो उतार लेता है और वह ग्राहक को दे देता है। फिर नेताजी से क्षमा मांगता है। क्या करता है फिर? और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। ये हालदार साहब का जो है ये शब्दावली है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? जो उनका वास्तविक चश्मा था वो कहाँ है? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। अब फिर वैसे बोलेगा, पान खाया है ना भाई, तो कैसे बोलेगा? दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। जो मास्टर था वो बताया गया था, जो मास्टर हाई स्कूल का कला का अध्यापक था वो बनाना शायद भूल गया, ऐसा बता रहा है। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी, आश्चर्य की बात थी, दुख पहुंचाने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के
नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। पारदर्शी कांच वाला चश्मा कैसे बना दे, पत्थर तो से तो बना दिया कुछ, लेकिन वो चश्मा नहीं बना पाया, ये नहीं तय कर पाया, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीक के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, ये विभिन्न प्रकार के विचार जो है लेखक के मन में आ रहे हैं और लेखक अंदाजा लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, तो शायद उसका सिपाही रहा हो या साथी रहा, उनका सिपाही रहा हो या साथी रहा हो। आज़ाद हिंद फौज में शायद वह कैप्टन भर्ती रहा हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का साथी रहा हो, ऐसा लेखक के मन में विचार आया। पान वाला नया पान खा रहा था, मतलब इतनी ही देर में वो तीसरा पान खा गया। बहुत ज़्यादा पान खाता है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। 1.5 इंच दूर रोका था, अपना धैर्य प्रदर्शित कर रहा है। देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची का तात्पर्य बक्से से है, छोटे बक्से, छोटी संदूकची, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टके बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। कहाँ से निकला था? एक गली से निकला था। कैसा था वह? मरियल सा लंगड़ा आदमी। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कैप्टन का शरीर कैसा था, वह उसकी देह यष्टि कैसी थी, वह कैसा दिखता था? गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाता था, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो एक बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। तो लेखक को समझ में आ गया कि इस बेचारी की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है, मतलब इसका कोई अपना अस्थाई दुकान नहीं है, ये फेरी लगा लगा करके घूम घूम के अपने चश्मे को बेचता है, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, उनको सोच में पड़ गए। चक्कर में पड़ गए मतलब सोच में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। लेखक स्वयं प्रकाश जी जानना चाहते थे कि आखिर इसके साथ कैप्टन शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, क्या इसका नाम है या कोई और मामला है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठ गए थे। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरे। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर।
उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देखने के मिलते। प्रफुल्लता, प्रसन्नता, कौतुक, आश्चर्य के क्षण देखने को मिलते। वो कुछ क्षण देने के लिए, प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि ये देखिए वह व्यक्ति जो लंगड़ा व्यक्ति है, नेताजी को चश्मा लगा रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह पर पान नीचे थूका, पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूक दिया। मुंह में उसके हमेशा पान ही रहता था, तो मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पूछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। कैप्टन ही चश्मा लगाया करता था, कैप्टन मर गया तो भला और कोई है क्या जो चश्मा पहना सके? देखते हैं और कौन है जो चश्मा पहनाए। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ हम होम देने वाले पर भी हंसती है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे और बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। और ये जो कैप्टन, जो बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो गई, उसने भी देश के लिए ही तो, एक नेताजी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सेवा की, तो इसका मतलब वो देश सेवा ही किया। तो लेखक को यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है। सब कुछ होम देने वाले, सब कुछ सौंप देने वाले, सब कुछ समर्पित कर देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। कौन दुखी हो गया? लेखक दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। ये दुख है लेखक का, स्वयं प्रकाश जी का ये दुख है। देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है। ये हालदार साहब के माध्यम से स्वयं प्रकाश जी लिख रहे हैं। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। क्यों? ये इनके अंदर इतना साहस नहीं है कि उस मूर्ति को देख सके, बेरंग बेढंग उस मूर्ति को देख सकें। ये अपमान है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो ये सहन नहीं है हालदार साहब को, लेखक को। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। सावधान मुद्रा में, अटेंशन का तात्पर्य क्या है? सावधान मुद्रा में जाकर खड़े हो गए। ये आश्चर्य क्या था, ये कुतूहल क्या था, ये कौन सी बात थी जो हालदार साहब को ये इतनी तीव्रता के साथ वहां पहुंचा दी? मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा था। सरकंडा रीड बोलते हैं, जिसकी टोकरी आज भी बनाई जाती है। पहले समय में सरकंडे की कलम बनाई जाती थी जब स्याही से लिखते थे। तो मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। ये बच्चे चश्मा बना दिए, लेकिन और किसी को इसकी जरूरत नहीं महसूस पड़ी।
तो ये है पूरा पाठ। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, क्यों कैप्टन कहते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और पूरे पाठ का निचोड़ है। तो इसका मैं उत्तर बताते चलूं। शेष प्रश्नों का उत्तर हम अगले अंक में करेंगे, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर चश्मे वाला एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था, जैसा कि इसमें बताया गया है। सेनानी न होते हुए भी लोग उसे कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं थी। उसकी इसी देशभक्ति के कारण लोग उसे कैप्टन कहते हैं। शेष प्रश्नों की चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह से अध्ययन करते रहें। हम आपके लिए बराबर वीडियो लाते रहेंगे जिसका आप अध्ययन करते रहें।